नमस्कार। आज संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में हम संधि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम अच संधि के अंतर्गत यण संधि का अध्ययन करेंगे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इको यणचि यह सूत्र जो है वह 6वें अध्याय के पहले पाद का 76वां श्लोक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह इको यणचि सूत्र कहता क्या है। इको यणचि सूत्र कहता है कि इक के पश्चात अच आने पर इक को यण आदेश हो। हम जानते हैं जिन वर्णों का आदेश किया जाता है, जैसे कि कोई वर्ण है उसके स्थान पर किसी वर्ण का आदेश हो रहा है, तो जिस वर्ण का आदेश किया जाता है या वर्णों के समूह का आदेश किया जाता है वे वर्ण या वर्णों के समूह आदेश कहलाते हैं। और जिन वर्णों के स्थान पर होता है या जिन वर्ण समूहों के स्थान पर होता है उनको हम स्थानीय कहते हैं। तो इक इसमें क्या है? स्थानीय है, क्योंकि इक के स्थान पर ही आदेश किया जा रहा है। तो इक के पश्चात यदि अच आता है, अच अर्थात स्वर, इक के पश्चात अच आने पर इक को यण का आदेश हो, तो यण आदेश हो गया और इक स्थानीय हो गया। अच के अंतर्गत हम जानते हैं कि सभी स्वर आते हैं, जैसे अ, इ, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। इक के अंतर्गत, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमने इनका भी अध्ययन किया था कि किस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आएगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल यह 4 वर्ण आते हैं। इन वर्णों को हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि इक प्रत्याहार में 4 वर्ण हुए ई, उ, री, और आदेश जो हो रहे हैं यण, उनके स्थान उनमें भी 4 वर्ण हैं य, व, र, ल। तो किस ई के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश होना चाहिए? क्योंकि यहाँ यह तो कहीं नहीं लिखा बताया गया है सूत्र में कि ई के पश्चात कौन सा वर्ण होगा। इसके लिए एक सूत्र आता है स्थाने अंतरतमः, अर्थात अगर 4 वर्ण हैं उनके स्थान पर 4 वर्णों का आदेश हो रहा है तो वे क्रमशः आदेश होंगे। अर्थात ई को य आदेश होगा, उ को व आदेश होगा, री को र आदेश होगा, री को ल आदेश होगा। आइए इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले ई का हम उदाहरण देखते हैं। सुधि धन उपास्य, यह संस्कृत के यण संधि की महत्वपूर्ण संधि है, यह अधिकतर पूछी जाती है। अब इनके हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा सु, ध, ई, धन, उ, पा, स्य। यह संधि अच संधि के अंतर्गत आती है, अर्थात इसमें स्वर और स्वर का ही संधि किया जाएगा। तो ई के पश्चात उ आया है, उ अच है तथा ई इक प्रत्याहार का वर्ण है, तो इक के स्थान पर यण आदेश किया जाएगा। तो स्थानांतरतम सूत्र से ई को क्या आदेश होगा? य आदेश हो जाएगा। तो ई के स्थान पर हम य को आदेश करते हैं तो हो जाएगा सु, ध, य, धन, उपास्य। अब इक को यण आदेश हो गया है, अब इनकी हम संधि कर देंगे। चूंकि ध भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है और उ स्वर है अर्थात अच है, तो पहले यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी और इन दोनों के मध्य स्वर संधि। तो हो जाएगा सु, ध आधा है, य भी आधा है, लेकिन उसमें जब उ जुड़ेगा तो उसमें उ की मात्रा लग जाएगी, और पास्य तो हो जाएगा शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार हमने देखा इक के स्थान पर
इक के पश्चात अच आने पर उन्हें यण आदेश होगा तो शुद्धि धन उपास्य से रूप बनेगा शुद्ध्युपास्य। आइए अब हम जानते हैं अगले इक वर्ण को जो कि उ है। मधु धन हरि, इनके वर्णों को भी हम अलग अलग लिखते हैं। म ध उ धन हरि। अ जो है अच प्रत्याहार में आता है और उ इक प्रत्याहार में आता है, अर्थात इक को उ को यण आदेश किया जाएगा। तो उ के स्थान पर कौन सा वर्ण आदेश होगा? तो य को व आदेश हो जाएगा, होगा उ के स्थान पर व धन री हो जाएगा। वह जो है इस स्वर अ में संयोग करके यह संधि होगी, हो जाएगा म ध ध क्योंकि आधा है, व अ जुड़ गया तो हो गया व और री, हो जाएगा मध्वरी। अब हम तीसरे इक प्रत्याहार के वर्ण री की संधि को जानते हैं। एक शब्द है धात्री, अंश। अब इनका हम अलग अलग वर्णों का रखकर देखते हैं। यह ऋकार है, यह री हो जाएगा, अंश। अ जो है वह अच प्रत्याहार का वर्ण है, री जो है वह इक प्रत्याहार में आता है। तो री के पश्चात अच आने पर री को यण आदेश हो जाएगा। तो री को यण क्या होगा? र हो जाएगा, धा र धन अंश। अब यहाँ व्यंजन संधि होगी और र तथा अ के बीच स्वर संधि हो जाएगी। तो त और र मिलकर क्या होते हैं? हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। त और र मिलकर त्र बन जाते हैं, हो जाएगा धा। और चूंकि दोनों व्यंजन हलंत हैं इसलिए इनमें स्वर भी जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा त्र और अंश, धा त्रंश। अब क्योंकि ऋकार जो है इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं तो प्रायः यह पूछ लिया जाता है, तो इसको आप कंठस्थ कर सकते हैं क्योंकि यह प्रायः पूछा जाता है। इसके पश्चात हम चौथे इक वर्ण को जानते हैं, ली। ली धन आकृति। अब इसमें यह ऋकार नहीं है, क्यों? क्योंकि ली स्वयं में एक स्वर होता है, तो इसका हम संधि विच्छेद ऐसा नहीं करेंगे कि ल करके हलंत कर दें इसको ऋकार लिख दें। ली स्वयं में एक स्वर है इसलिए यह ऐसे ही रहेगा। तो ली को जब यण आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा? ल। ली के जगह स्थान पर ल हो जाएगा, धन आकृति। तो हलंत ल और आ मिलकर क्या हो जाएगा? ला कृति। इस प्रकार हमने इक प्रत्याहार के चारों वर्णों ई, उ, री का संधि करके जाना। यण संधि के अंतर्गत एक और सूत्र आता है, झलाम जस झस, अर्थात झल प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात झस प्रत्याहार का वर्ण आने पर झल को जस आदेश हो जाता है।
तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत यह सारे वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत यह सारे वर्ण आते हैं। तो झल के पश्चात झस के आने पर झल को जस आदेश कर दिया जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। हमने पहला उदाहरण देखा था एक उदाहरण देखा था शुद्धि उपास्य। उसमें ई को यण आदेश होकर यह बना था। लेकिन एक सूत्र होता है अनचिच, वह जो होता है वह ध को द्वित्व कर देता है। इस प्रकार ध दो हो जाते हैं, तो हो जाता है शुद्ध उपास्य, यह रूप बनता है। अब हम देखते हैं पहला जो है वह झल प्रत्याहार का वर्ण है ध। तो यहाँ ध झल प्रत्याहार का वर्ण है। उसके पश्चात हम देखते हैं जो दूसरा ध है वह झल का भी है, लेकिन वह झस प्रत्याहार में भी आता है। तो झलाम जस झस सूत्र यह कहता है कि झल के पश्चात झस आने पर झल को जस आदेश हो। तो यह ध जो है वह झल प्रत्याहार का वर्ण है। ध झल और झस इन दोनों प्रत्याहारों का वर्ण है। तो झस प्रत्याहार के जो ध है इसको जस आदेश हो जाएगा। तो जस आदेश कौन सा होगा? ज ब ग ड द। यहाँ तो इतने सारे वर्ण हैं और यहाँ पांच ही वर्ण हैं। अब कैसे हम आदेश करें? तो वही सवर्ण देखते हैं हम। यह जिस वर्ग के होंगे, 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में, तो जिस वर्ग के होंगे झल जिस वर्ग का वर्ण होगा उसी वर्ग का जस उसको आदेश हो जाएगा। तो ध का कौन सा होगा? त थ द ध न। तो ध जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का द होगा। तो इस ध का जब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। और फिर यह रूप बन जाता है इसके रूप में हम देखते हैं कि झल को जस, झल के पश्चात जस होने पर झल को जस आदेश कर दिया गया। इस प्रकार हमने यण संधि को पढ़ा, समझा। अब इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। आगे के वीडियो में अन्य अच संधियों का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।